वेलकम टू द क्लास। तो आज हम 10th की क्लास करेंगे और बायोलॉजी का हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है और हार्ट का बेसिक डायग्राम समझाया था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो उसका ओरिजिनल शेप होती है हार्ट की वो बनाना सीखेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और साथ में उसकी जो फंक्शनिंग है वो एक बार रिपीट कर लेंगे। और फिर लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी सर्कुलेशन है उसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, और वो क्यों बोलते हैं वो भी आज मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो चलिए बनाना सीखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैंने पहले से ही कुछ बना रखा है। ये क्या है, ये एग की शेप है। ठीक है, एक एग जैसी शेप बनानी है आपको इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने ये एग की शेप बना ली, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डार्क करना शुरू करेंगे। इस साइड से यहाँ से इसको डार्क कर देंगे। ये ऐसे मिलाना है आपने इसको। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लिपरी है क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, बट ये आपकी नोटबुक में सही बनेगा बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको आप फिर साइड बाय साइड इन डॉट्स को मिला लीजिए, तो इस तरीके की ये शेप आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। देन अब आपने क्या करना है, इसका जो सेंटर है यहाँ से और यहाँ से, इसका बीच में सेंटर देख लीजिए। यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से एक लाइन खींचनी है। ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ से आपने एक लाइन खींची और इसको यहाँ टर्न कर दिया। ठीक है, अब टर्न करने के बाद इसको आपको ऐसे ऊपर लेके जाना है। ऐसे ही इस साइड से भी यहाँ से ऐसे, और इसको टर्न करने के बाद यहाँ ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? इतना हमने क्या किया कि एक ओवल शेप यानी कि एग की शेप बना ली, और नीचे वाला जो इसका हिस्सा है उसको हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। देन सेंटर में से एक लाइन खींची और उसको टर्न करके ऊपर की तरफ कर दिया, और यहाँ से भी फिर दूसरी साइड से पैरेलल एक दूर की तरफ लाइन खींची और इसको भी ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला है इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे लेके ऐसे कर देंगे। ठीक है, इस साइड से भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको भी इसके साथ ही मिला देना है। ऐसे ही इसको भी यहाँ से इसके साथ मिलाना है। तो इतना हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसको ऐसे यहाँ एक लाइन यहाँ खींचनी है और एक लाइन यहाँ पर बनानी है। देन अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है बीच में से ऐसे, इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, ये इस तरीके से ज्वाइन हो गए। इतना बन गया। अब क्या करना है, जो ये सेंटर वाली ही लाइन है जहां हमने ज्वाइनिंग की है, यहाँ पर हमने दो पैरेलल लाइन बनानी है इस तरीके से। यहाँ से अब ये एक पैरेलल लाइन गई यहाँ से इस तरीके से गोलाई में। ठीक है, और यही इसी के ही पैरेलल दूसरी बनानी है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक पैरेलल गई। अब क्या करना है, यही अब इन दोनों का भी देखना है सेंटर बीच में, तो ये सेंटर होगा। यहाँ से भी हमें एक पैरेलल लाइन खींच, जैसे ये खींची है ना दो पैरेलल गोलाई में, ऐसे ही दो पैरेलल लाइन और खींचनी है, ये इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये पैरेलल होगी, यहीं पर रख कर देते हैं। उसके बाद जो ये वाली पैरेलल है, ये देख लेना ये इसके बराबर आनी चाहिए। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम, इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया हमने, ये इसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब ये पैरेलल हमने बना ली। अब ये आप इरेज कर दीजिए, ये जो ऊपर वाला है ना शेप एग की, ये यहाँ से इरेज कर दीजिए। ये हमने इरेज कर दी। ठीक है, अब ये इरेज होगी। अब हमने क्या करना है, इस पैरेलल लाइन पे अब हमने सारा वर्क करना है। कैसे, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, 1 2, ये 2 पैरेलल लाइंस ऐसे बनानी है, और जो ये वाला नीचे वाली पैरेलल है इसको यूं इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ। ये मैंने अंदर की तरफ इनको फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ इसी के अपोजिट एक और पैरेलल लाइन बनानी है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम, ये इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इसी के अपोजिट एक और पैरेलल डबल में बनानी है हमें, यहाँ बनाएंगे हम, ये बन गई, ये एक और पैरेलल बन गई। ठीक है,
समझ आ रहा है ना बेटा? ये इस तरीके से मैं इसलिए धीरे धीरे बना रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाइए, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये पहले ये पैरेलल बनाई, फिर ये पैरेलल बनाई, अब एक और पैरेलल बनाएंगे, ठीक है? इस तरीके से पैरेलल बनाते जाएंगे। ये पैरेलल बस हमने टर्न करनी है, ऐसे करके ये पैरेलल हमने यहाँ से टर्न कर दिया, ठीक है? अब जैसे ही ये 3 पैरेलल बनी और थर्ड वाली हमने टर्न कर दी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये भी पैरेलल से, और यहाँ भी इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये भी पैरेलल से, ठीक है? ये इतना बन गया हमारा। अब क्या करना है, जो ये वाली पैरेलल है ना इस साइड, जैसे एल शेप, ये एल शेप है ना, अब हमें उल्टा एल बनाना है, यानी कि अब इसी के पैरेलल उल्टा एल बनाना है, इस तरीके से। यहाँ से अब ये उल्टा एल, ये बन गया उल्टा एल, ये भी पैरेलल, इस तरीके से ये उल्टा एल बन गया हमारा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे 2 पैरेलल और यहाँ पे 2 पैरेलल और ये एक एरो का निशान, ये हमारा इस साइड वाला कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस साइड वाले पे आना है, यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे यहाँ तक ही बनाना है आपने, ये आपने इस तरीके से पैरेलल बनानी है इसके बराबर में, ठीक है? तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर में पैरेलल आ गई, ठीक है बेटा? और यहाँ पर भी आपने ये ऐसे बनाना है। अब ये पोर्शन रह गया हमारा, इसमें भी क्या करना है, जैसे हमने ये बनाई थी ना, ऐसे ही यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ध्यान रखना, ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो यहीं से आप एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि कहाँ तक आनी चाहिए लाइन, यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने एक लाइन बनाई और ये यहाँ से टच हो गया, बस। अब ये और ये बराबर है, ये इतना गैप है, इसमें भी इतना गैप है, ये इस तरीके से बन गया। ये यहाँ से रब कर दीजिए, इसे पैरेलल बनाने के लिए था इतना। अब जो ये हमने पैरेलल बनाई थी, इसको भी यहाँ से पूरा करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मिटा के इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाके इसको नीचे मिला देंगे, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे ये बनाई थी, यहाँ पर भी एक पैरेलल बनेगी लाइन इस तरीके से, ऐसे जैसे ये बनाया है वैसे ही यहाँ पर ये करके ऐसे करके, इस तरीके से हमारा ये डायग्राम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया, ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब इसमें थोड़ा सा और क्या करेंगे हम, अब देखिए बेटा, ये मैंने बना दिया सब कुछ, ये इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ हमने कर लिया। अब यहाँ से ये जो ये पार्ट है, यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, और यहाँ से, ठीक है, इस साइड से यहाँ से भी 3 लाइन ड्रॉ करेंगे हम, 1 यहाँ से 1 2 3, ठीक है? ऐसे ही यहाँ से 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे हम, 1 2 3, इधर ही कर लीजिए, ये हो गया 3, ठीक है? यहाँ से इधर 1 2 एंड 3, इस तरीके से ये अब हमारा जो डायग्राम है वो तैयार है। अब हमने इसमें लेबलिंग करनी है, ठीक है? और फिर मैं साथ साथ समझाऊंगी आपको, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। एक्चुअली मैं सारा लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये डायग्राम बनाना सिखाना था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ही बताऊंगी जो हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो उनको अब ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसको समझने के लिए पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है। तो वो इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन है, वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो पिछले सारे वीडियोस आ जाएंगे और वहाँ से वो देख लेंगे, ठीक है? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ब्रेन है, यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है हार्ट से ऊपर का, ये वाला नेक और हमारे आर्म्स और ये जो हमारा हेड रीजन है सारा, ठीक है? जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से एक वेन आती है, दैट इज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है? जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, जो ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। तो ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा? वेना कावा। कौन सी? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगी। तो इस तरीके से देखिए, ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ ये डीऑक्सीजनेटेड है।
तो इस तरीके से सुपीरियर वेना कावा ब्लड को ला रही है। ये क्या चीज है? दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है। एंड दिस इज, जो ये वाली साइड है, ये तो हो गया राइट एट्रियम, और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ब्रेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ लाएगी? यहाँ पर राइट एट्रियम में। ऐसे ही ये तो हो गए हमारे ऊपर के बॉडी टिश्यूज, ठीक है, हार्ट से ऊपर के बॉडी टिश्यूज। तो ऊपर के बॉडी टिश्यूज से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। कौन सी वेन लाती है? सुपीरियर वेना कावा लाती है। लेकिन जो हमारे नीचे के, यानी कि हार्ट से जो नीचे के बॉडी टिश्यूज हैं, वहां से भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर। तो मान लो यहाँ पर मैंने बना दिए ये नीचे वाले बॉडी टिश्यूज, ठीक है। अब नीचे वाले बॉडी टिश्यूज से कौन सी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी? यहां से एंटर करवाएगी। और वो कौन सी वेन होगी? इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। वो बॉडी टिश्यू से, लोअर बॉडी टिश्यू से कहाँ लेके जाएगी? इस रास्ते से। कहाँ मिला देगी? राइट एट्रियम में। इट मीन्स ऊपर से भी जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड वो कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। और जो नीचे से भी ब्लड आ रहा है वो कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। ऊपर से जो ब्लड ला रहा है वो कौन सी वेन ला रही है? सुपीरियर वेना कावा। नीचे से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सी वेन ला रही है? इन्फीरियर वेना कावा। और जो वेना कावा होती है वो सबसे बड़ी वेन होती है हमारी बॉडी में। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से जो ब्लड है वो एंटर कर रहा है दोनों रास्तों से। अब ये ब्लड कहाँ आएगा? यहाँ, ये जो बीच में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे वॉल्व। यहाँ पर अब ये वॉल्व है, देखिए बेटा, कौन सा वॉल्व था इस साइड में, राइट वाली साइड? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जैसे ही ये ब्लड यहाँ आएगा और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा ना। कौन सा वॉल्व है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे? ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 फ्लिप्स होते हैं ना उसके, 3 फ्लिप्स होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के। तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा और जो ब्लड है वो कहाँ एंटर कर जाएगा? इस तरीके से राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाएगा ताकि वो ब्लड वापस ना जा पाए। अब ये जो ब्लड है जो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में आया सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड, ये कहाँ जाएगा? याद करिए वो डबल सर्कुलेशन वाला, कि राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है? वो लंग्स की तरफ जाता है। और उसको कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। एक्सेप्शन है ना, ये ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है। तो अब ये जो ब्लड है ये कहाँ एंटर कर जाएगा? ये ब्लड एंटर करेगा यहाँ पर, ये इस साइड में, ठीक है। क्योंकि अब ये जो वॉल्व है, ये वाला जो बीच में हिस्सा है, यहाँ जो वॉल्व है उसका नाम है राइट सेमी लूनर वॉल्व। ये भी मैंने बताया था कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से राइट सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पे ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा। कौन सा वॉल्व है ये? सेमिलुनर वॉल्व, राइट सेमिलुनर वॉल्व। तो अब ये जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये पुल्मोनरी आर्टरी है सारी, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ पर क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी। तो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो ब्लड अब लंग्स के पास चला जाएगा। ये तो हो गया ये वाली साइड, ठीक है। सिंगल समझा रही हूँ, अदरवाइज तो ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो सर्कुलेशन होती है वो इकट्ठी होती है। अगर वो इस साइड लेफ्ट से आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसी टाइम क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा यहाँ पर राइट वाली तरफ में, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। और फिर राइट से वो लंग्स की तरफ चला जाएगा और ये कहाँ से? लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है। तो ये चीजें इकट्ठी होती हैं। वो लास्ट लेक्चर आप देखिएगा। तो ये तो हो गया ये वाली साइड। अब ये क्या चीज है यहाँ पर? ये वाला हिस्सा, दिस इज पुल्मोनरी
वेन, ये वाला जो है दैट इज पुल्मोनरी, यहाँ पे क्या है, पुल्मोनरी वेन। तो जो लंग से कनेक्ट है पुल्मोनरी वेन, डायरेक्ट आती है, कौन सा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी ना। तो अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, ये एंटर कर गया। तो यहाँ क्या था, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, तो कहाँ एंटर करा, लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर गया वो। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो ये वॉल्व खुल, कॉन्ट्रैक्शन होगी लेफ्ट एट्रियम में। तो हमारा एक वॉल्व होता है दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, तो यहाँ पर होता है वो वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे यहाँ पर ट्राइकस्पिड था ना, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, बाइकस्पिड, जिसमें 2 कस्प होते हैं। तो यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा क्योंकि यहाँ लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और प्रेशर के साथ ब्लड नीचे की तरफ आएगा। तो ये खुल गया, तो ये ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब जैसे ही वो नीचे आया, ऊपर वाला जो बाइकस्पिड वॉल्व था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड वापस ना जा पाए। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो कहाँ होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एक और वॉल्व है। अब ये जो ब्लड है ये यहाँ जाएगा। यहाँ पर कौन सा वॉल्व है, जैसे यहाँ पर था सेमीलुनर, यहाँ पर भी कौन सा है, लेफ्ट सेमीलुनर वॉल्व, ठीक है, ये वाला, दिस इज लेफ्ट सेमीलुनर वॉल्व। तो इस वॉल्व के थ्रू एओर्टा में, एओर्टा आर्टरी मेन आर्टरी होती है बॉडी की जो सबसे बड़ी होती है, एओर्टा में जाएगा और एओर्टा की ब्रांचेस पूरी बॉडी में फैली होती हैं और एओर्टा उसको ऊपर वाले बॉडी टिश्यूज में और नीचे वाले बॉडी टिश्यूज में ब्लड को प्रेशर के साथ भेज देगा, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी में क्या सप्लाई हो पाएगी, ब्लड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगी। ठीक है, देखिए रास्ता इसका, यहाँ से सेमीलुनर वॉल्व खुल गया, तो अब ये एओर्टा में जाएगा। अब यहाँ से ये एओर्टा इधर है, ये इस तरीके से, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है एओर्टा का वो नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ शो कर दिया, नीचे वाला पोर्शन यहाँ शो नहीं कर सकते थे क्योंकि बीच में पल्मोनरी आर्टरी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से जाता हुआ ये यहाँ पहुँच गया नीचे की तरफ से, दिस इज एओर्टा। यहाँ पे क्या है, एओर्टा, द मेन आर्टरी। ठीक है, जो हमारी बॉडी की मेन आर्टरी है दैट इज कॉल्ड एओर्टा। इसको ढंग से लिख देते हैं थोड़ा सा, एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है। ठीक है, तो अब ये ब्लड यहाँ आ गया। अब एओर्टा उसको क्या करेगा, ऊपर भी ब्रेन की तरफ भेज देगा और उस ब्लड को नीचे भी यहाँ पर बॉडी टिश्यूज में भेज देगा। तो इस तरीके से वो सर्कुलेशन होता रहेगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाई थी। अब आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, इसमें मैंने लास्ट टाइम ये चीज़ें नहीं बताई थी, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग्स बना रखी है ना, जैसे 1 2 3, इधर भी 1 2 3 और ऐसी दोनों साइड। तो ये दोनों वेंट्रिकल्स में स्ट्रिंग बनी हुई है, ये 2 वेंट्रिकल्स है ना, इनमें ये 6 स्ट्रिंग्स बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा समझाऊंगी। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी, इन स्ट्रिंग्स को बोलते हैं हम कॉर्डी टेंडनी। ठीक है, और ये जो कॉर्डी टेंडनी स्ट्रिंग्स हैं एक्चुअल में ये यहाँ पर ना इस जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं वेंट्रिकल्स में। उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं मसल्स, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन बताती हूँ कि क्या होता है। एक्चुअल में जो ये स्ट्रिंग्स हैं, ध्यान दीजिए, ये कहाँ से जुड़ी हुई हैं, ये इन वॉल्व से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, ये इस वॉल्व से भी जुड़ी हुई हैं, सेमिलुनर से भी, और इधर से ये कौन से वॉल्व से जुड़ी हुई हैं, बाइकस्पिड से, इधर ये ट्राइकस्पिड से भी जुड़ी हुई हैं और इधर वाले सेमिलुनर से भी जुड़ी हुई हैं। अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं ऊपर से तो वॉल्व से जुड़ी हुई हैं, नीचे से ये पैपिलरी मसल्स से जुड़ी हुई हैं, जो मसल्स वेंट्रिकल्स में होती हैं। ये क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स क्या करती हैं, इन जो वॉल्व्स हैं इनको होल्ड करके रखती हैं एक ही पोजीशन पर। ये देखिए इसी पोजीशन पे ये वॉल्व हैं, ये यहीं रहेंगे, ये ना तो ऊपर हो सकते हैं वॉल्व, ना ही नीचे हो सकते हैं, ये अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। तो इनको होल्ड किसने किया हुआ है, इस कॉर्डी टेंडनी ने किया हुआ है, लेकिन किसके थ्रू कर रखा है, पैपिलरी मसल्स। जैसे ही यहाँ प्रेशर बनता है ये वॉल्व खुलते हैं, तो जो हमारे ये पैपिलरी मसल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं, कॉर्डी टेंडनी को
नीचे की तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर के साथ नीचे आ जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर के साथ नीचे आता है तो ये मसल्स क्या करते हैं, कॉर्डिनेट टेंडनी को ऊपर कर देते हैं, तो एज इट इज अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं वॉल्व, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिलुनर है वो एज इट इज वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो उनको अपनी पोजीशन पे रहना जरूरी है। अगर ये कॉर्डेट टेंडनी और पैपिलरी मसल्स ना हो तो ये वॉल्व क्या हो सकता है, अपनी पोजीशन से खिसक सकते हैं, या तो ये वॉल्व ऊपर की तरह हो सकते हैं या फिर ये नीचे की तरफ झुक सकते हैं, जिसके कारण जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा और हमें कोई ना कोई हार्ट की डिसफंक्शनिंग हो जाएगी और हमारी पूरी बॉडी में पूरे प्रेशर और पंप के साथ वो ब्लड नहीं जा पाएगा, तो हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन तक भी वो ब्लड नहीं जा पाएगा। हो सकता है वो ब्रेन तक ना जाए, और ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारी सडनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसीलिए जो ये वॉल्व्स हैं ये अपनी पोजीशन पे होल्ड रहे, तो उनको कौन होल्ड करके रखता है, कॉर्डेट टेंडनी थ्रू पैपिलरी मसल्स, ठीक है। ये इनका यहाँ पर रोल था। ये स्ट्रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है जो है ये दैट इज कॉर्डेट टेंडनी। तो इस तरीके से आपको ये अब समझ में आ गया होगा। ये अब आप साथ साथ नोट कर ही रहे थे, तो अब थोड़ा सा और पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे और समझाऊंगी डबल सर्कुलेशन का। देखिए बेटा, यहाँ पर दो चीज़ें और हैं। जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं SAN की वजह से, साइनो एट्रियल नोड की वजह से, तो वो कहलाता है एट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो हम कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिस्टोल बोलेंगे। एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। एट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। और फिर प्रेशर के साथ वो कहाँ जाता है, जब दोनों वॉल्व खुलते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तो वेंट्रिकल्स में जाता है, AVN वहाँ पर फिर प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो अब वहाँ पर जो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो कहलाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल्स में प्रेशर बनता है तो एट्रियम क्या हो जाते हैं, रिलैक्स, तो दैट इज कॉल्ड एट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो एट्रिकुलर रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एट्रिकुलर डायस्टोल। और फिर जैसे ही सेमिलुनर वाल्व से ब्लड निकल जाता है और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो वो कहलाता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यहाँ पर मैंने सिस्टोल और डायस्टोल टर्म समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। कई बार बुक्स में सिस्टोल और डायस्टोल लिखा होता है तो उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। ऐसे भी लिखा होता है एट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स एट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल मीन्स वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। इस तरीके से ये सिस्टोल और डायस्टोल आपको पता होने चाहिए। और ब्लड प्रेशर में भी यही चीज़ ही हम बताते हैं, सिस्टोल यानी कि ऊपर का प्रेशर जो हाई होता है, डायस्टोल यानी कि नीचे का कितना लो होता है, ठीक है, उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं ना हम, जो डिवाइस होती है जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, तो उसमें ऊपर का यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर देखा जाता है, साथ में नीचे का यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर देखा जाता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको कहा भी था कि आपके NCERT में एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है, उसमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया हुआ है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी आपको कहा था कि जो डबल सर्कुलेशन है वही ह्यूमन बींग्स में होता है, और ये डबल ही क्यों होता है, डबल क्यों, क्योंकि मैंने हिंट दिया था हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, लंग से हार्ट और हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है। तो इस वाले जो सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी और वेन के थ्रू होता है, ठीक है। और एक और बताया था मैंने, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी टिश्यूज, ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ। तो जो बॉडी टिश्यूज की तरफ आया, इस तरह का सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हुए ना, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये क्यों होता है, ये आपका बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज इट नेसेसरी इन ह्यूमन बीइंग्स टू हैव अ डबल सर्कुलेशन, कि ह्यूमन बीइंग्स में क्यों ज़रूरी है डबल सर्कुलेशन का होना। या फिर ऐसे भी आता है
कि हाउ द डबल सर्कुलेशन इज यूजफुल इन ह्यूमन बींग्स, कि ये किस तरीके से, कैसे ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। या फिर ये भी आता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डबल सर्कुलेशन, तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, उसकी फंक्शनिंग किस किस तरीके से जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो जो आज मैंने बनाया है हार्ट का स्ट्रक्चर वो आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं ये बता रही थी कि ये जो डबल सर्कुलेशन है ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। देखिए इसके दो रीज़न हैं। एक तो कि जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि एक साइड से तो क्या आता है ऑक्सीजनेटेड लंग से हार्ट की तरफ, और उसके बाद दूसरी साइड से डीऑक्सीजनेटेड जाता है, तो दोनों का मिक्सचर नहीं हो पाता ना, अलग अलग सर्कुलेशन हो रही है उनकी। एक तरफ से आर्टरीज के थ्रू आ रहा है पूरी बॉडी में, और दूसरी तरफ से वेन्स के थ्रू जा रहा है लंग्स की तरफ। वापस वो लंग्स में जाएगा तो वापस उसको प्योरीफाई कर देगा लंग्स, और फिर वापस हार्ट की तरफ भेज देगा, यही होता है ना। तो हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो मिक्स नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई बहुत सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाती है। और अगर हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करती है हमारे ऑर्गन्स यानी कि सेल्स के अंदर जाके वो वहाँ पर जो भी हमारा ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करेगी, जिसके कारण बदले में हमारे सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होगी और वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल ऑर्गेनाली में, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलेगी। तो ठीक है ना, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हर एक काम करने के लिए, हमारे सेल्स को काम करने के लिए। वो तभी होगा जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगी ब्लड के थ्रू, और वो तभी हो सकता है जब वो सर्कुलेशन अलग अलग हो, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड। तो इसलिए दोनों मिक्स नहीं हो पाते, तो हमारी पूरी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। एक तो ये रीजन था। दूसरा कि जो ये डबल सर्कुलेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, ना उसको ज़्यादा होने देगा ना उसको कम होने देगा। देखो ज़्यादा अगर होगा तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और अगर कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगी बॉडी में, वो आपको पता ही है। तो इसलिए ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। किसके थ्रू, वो जो दो नोडल फाइबर्स मैंने बताए थे राइट एट्रियम में होते हैं, SAN और AVN, ठीक है, उनके थ्रू जो हमारे बॉडी का प्रेशर है, हार्ट जो पंप करता है एक लिमिटेड अमाउंट में करता है कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो भी किसके कारण क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होता है, वो होता है डबल सर्कुलेशन के कारण ही, क्योंकि एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड आता है और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड बाहर निकलता है पूरे प्रेशर के साथ। तो वो कैसी वजह से, तो दूसरा रीज़न यही है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है उसको कौन मेंटेन करके रखता है, ये डबल सर्कुलेशन मेंटेन करके रखता है। तो अब जो लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स जो सर्कुलेशन होता है उसे हम पल्मोनरी कहते हैं। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है, कि वो लंग्स की तरफ ही जाएगा। और जो लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी टिश्यूज होता है उसे हम सिस्टमिक बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी टिश्यूज में जाएगा, नीचे और ऊपर भी जाएगा, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है और इसलिए ये ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बोर्ड्स में, और ये तो बहुत ज़रूरी है कि डबल सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी होता है ह्यूमन बॉडी में, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। तो इसके दो पॉइंट्स आप लिख लेना, एक तो ये हमारी बॉडी के जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है डबल सर्कुलेशन, दूसरा हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मिक्स नहीं होने देता, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी को ईच एंड एवरी ऑर्गन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और जिसके कारण सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो पाती है। यही रीज़न है कि डबल सर्कुलेशन इज़ वेरी यूजफुल इन द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। तो आपका जो अभी ये ट्रांसपोर्टेशन वाला था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये सारा कंप्लीट हो चुका है आपका हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के थ्रू भी और आज के लेक्चर को मिला के। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये तो हमने ह्यूमन बीइंग्स का पढ़ा, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।